सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिविडेंड पॉलिसी। जब हमने डिविडेंड पॉलिसी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया, मैंने कहा कि डिविडेंड पॉलिसी पे हमें फैसला करना है कि वेदर डिविडेंड्स आर रेलेवेंट वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी डिविडेंड से हमारी फर्म के वैल्यू पे असर पड़ता है कि नहीं, यानी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इफेक्ट होता है कि नहीं। हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वन इज़ रेलेवेंट स्कूल ऑफ थॉट, अनदर इज़ इरेलीवेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इरेलीवेंट स्कूल ऑफ थॉट। एज पर दिस स्कूल ऑफ थॉट दैट मार्केट प्राइस द शेयर इज नॉट इफेक्टेड बाय डिविडेंड पॉलिसी, यानी आपको पता होना चाहिए डिविडेंड पहले होता क्या है। वी नो दैट डिविडेंड वो बचा हुआ पैसा है विच इज़ एलिजिबल टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स। हमारे पास इतना पैसा होने के बाद हमें ये फैसला करना है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या हम यही पैसा उसमें इस्तेमाल करेंगे या इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स में और इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स को रेज करें। अब बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं। कभी हमारे पास डिविडेंड पैसा जितना है उतनी ही इन्वेस्टमेंट है, कभी हमारे पास जितना डिविडेंड पैसा है उससे कम ही इन्वेस्टमेंट होगी, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जितनी डिविडेंड पैसा बचा है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए आपके पास डिविडेंड का जो पैसा है, अर्निंग जो आपके पास है दैट इज़ 10 लाख रुपीज़, और आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी 10 लाख हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ 20 लाख हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ 5 लाख हैं। इन शॉर्ट, जो आपका डिविडेंड पैसा है, क्या हम इसको इन्वेस्टमेंट में अगर यूज़ करेंगे हमारे वैल्यू ऑफ द फर्म पे असर पड़ेगा। एज पर हाइपोथेसिस इनका ये मानना है कि डिविडेंड्स आर इरेलीवेंट, चाहे आप ये सारा पैसा इस्तेमाल करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए, या आधा ही करोगे, या कुछ भी नहीं करोगे, या बाहर से लाओगे, यानी जो कुछ भी आप फैसला करोगे, एवरी डिसीजन इज़ फीजिबल, एवरी डिसीजन इज़ ऑप्टिमल, यानी हमेशा आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो इसलिए ये थ्योरी कह रही है कि मार्केट प्राइस द शेयर इज़ नॉट इफेक्टेड बाय डिविडेंड पॉलिसी। तो फिर हमें यह फैसला करना है कि वैल्यू ऑफ फर्म इनके हिसाब से कैसे इफेक्ट होती है। एज पर हाइपोथेसिस दे से दैट अर्निंग कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ही फैसला करती है कि आपके फर्म के वैल्यू पे कितना असर पड़ेगा। तो ने क्या ऑब्जर्व किया? फर्स्ट, इट बिलीव्स दैट व्हेन वी कंसिडर परफेक्ट कैपिटल मार्केट, तो रैशनल इन्वेस्टर इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स डिस्क्रिमिनेशन एनी डिविडेंड अमंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी अगर आपके डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन में टैक्स डिटर्मिनेशन है नहीं, यानी इसमें कोई डिफरेंस आप नहीं बांधते हो, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको पता है जब भी कोई मॉडल पढ़ते हैं तो मॉडल से सबसे पहले होती है एजम्पशन, जिनको हमें मानना है। हालांकि प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को समझने के लिए कुछ चीज़ों को हमें मानना ज़रूरी है। इट सेज दैट देयर आर परफेक्ट कैपिटल मार्केट, वो तो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, व्हाट डू वी मीन विद परफेक्ट कैपिटल मार्केट। इट्स ए नो फ्लोटेशन एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी जो भी आप काम करोगे, चाहे शेयर्स रेज करोगे या क्या कहते हैं शेयर्स को बेचोगे या कुछ भी करोगे, नो फ्लोटेशन कॉस्ट भी है और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन वी बिलीव। थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली, यानी इन्वेस्टर जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के करेंगे। एंड नो इन्वेस्टर इज लार्ज एनफ टू इफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, यानी शेयर होल्डर्स बहुत सारे हैं, किसी एक का कंट्रोल मार्केट पे नहीं है। एंड फाइनली द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, whatever information, necessary information you would like to have, it's easily accessible and it's free of cost. तो का जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट है क्या? बेसिकली दो ही आर्गुमेंट बन सकते हैं। नंबर एक, अगर आपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपको फंड्स रेज करने पड़ेंगे। तो जब आप शेयर्स रेज करोगे फंड्स लाने के लिए तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी। आपके ओल्ड शेयर्स कुछ होंगे, यानी एग्जिस्टिंग शेयर्स कुछ होंगे। अगर आपने बाहर से पैसे लाए तो और शेयर होल्डर्स आ गए, तो उनमें दो चीज़ें आ गई, एक तो पुराने वाले शेयर होल्डर्स होंगे और दूसरे नए वाले शेयर होल्डर्स होंगे। ठीक। और दूसरी बात,
अगर किसी प्राइस पे हमने पहले आप वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई शेयर भेजा है, से सपोज इस क्वेश्चन में जो एग्जांपल आगे हैं 100 रुपये में भेजा है, क्या हम नेक्स्ट शेयर होल्डर्स को भी 100 में भेजेंगे? वो तो क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कि उन्हें कितने में भेजना है। ठीक, तो आर्गुमेंट नंबर 1 इज दैट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड प्लस मार्केट प्राइस एट ऑन द शेयर। यानी अगर आपने कोई शेयर खरीदा, इसमें 1 साल की डिफरेंस होती हैं जिसको हमें फैसला करना है। 1 साल के बाद आपको 2 चीज़ें मिलेगी, एक तो डिविडेंड मिलेगा आपको जो आप कंपनी ने अर्निंग्स कमाए होंगे और एज़ पर यूर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा, और आपके जो ये शेयर हैं इसका प्राइस भी मार्केट में इंक्रीज होगा। इसलिए क्वेश्चन में P0 रिप्रेजेंट्स प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द शेयर, P1 रिप्रेजेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसलिए मैंने एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड आपको क्या मिलेगा, प्राइस ऑफ द शेयर क्या है, 1 प्लस के ई मीन्स कैपिटलाइजेशन रेट, और जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, बिकॉज इसमें 1 साल का फासला है इसलिए हमें प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना है, क्योंकि ये पैसा आप 1 साल के बाद ले रहे हो तो इसका प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। इसके बाद इसका दूसरा आर्गूमेंट ये है, आर्गूमेंट से पहले मैंने क्या किया है, इसको जो पिछले वाली इक्वेशन है इसको मैंने सॉल्व किया मैथमेटिकली, तो हमें बनता है P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस KE माइनस D1, दिस इज फर्स्ट। अब जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं यानी जिसको ओल्ड हम कहते हैं, एक तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा अर्निंग्स माइनस डिविडेंड। अर्निंग्स हो गया हमारे पास पैसा कितना है, डिविडेंड हो गया हमने उसमें से कितना दिया। से सपोज हमारे पास अर्निंग्स थे 100 रुपया, हमने डिविडेंड दिया 20, तो असल में ये इस पूरे का वैल्यू है 80, यानी इस पूरे का वैल्यू निकालना है कितना था और कितना डिविडेंड दे दिया। एग्जाम्पल मैंने कहा अगर हमने 100 रुपया कमाया था, 20 दिया डिविडेंड, तो हमारे पास जो बचा हुआ है दैट इज़ 80। 80 के बाद हमें ये देखना है इन्वेस्टमेंट कितनी है। से सपोज हमारी इन्वेस्टमेंट थी 200, 200 में से 80 काटेंगे तो 120 हमें चाहिए, और 120 में कितने शेयर्स बनेंगे वो तो डिपेंड करना है प्राइस ऑफ द शेयर पे। अगर हमने शेयर्स नए से ख़रीदा तो हमारा नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक हमारे जो ओल्ड शेयर्स थे, दूसरा जो हमारे नए शेयर्स आ गए इनका मार्केट प्राइस क्या है, प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग, यानी हमें कितना मार्केट से लाना पड़ा। सो विद दिस वी कैन गो विद दिस एग्जांपल सो दैट वी कैन गो थ्रू व्हाट द मॉडल इज़ ऑल अबाउट। मॉडल यही है कि हम जो भी करेंगे चाहे डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे, हर साल में हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन सेम। यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट की है, कैपिटलाइजेशन रेट इज़ 10%, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10%। मैंने लिखा है करंटली एग्जिस्टिंग और ओल्ड शेयर्स, यानी हमारा जो बैलेंस शीट में शेयर्स दिखाते हैं वो 10,000 शेयर हैं, एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है। फिर जाके हमने जितना कमाया कितना है, हमने जी कमाया 10 लाख रुपए, यानी 10,000 शेयरों में से हमने कमाया 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख डिवाइड बाई 10,000 अगर हम करेंगे तो वो बन गया अर्निंग पर शेयर। तो हमारा अर्निंग पर शेयर बनता है ₹100, लेकिन वी हैव डिसाइडेड टू पे 6 पर शेयर, हमें 6 पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। अब सवाल यह है वी हैव टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द शेयर एट ऑफ द ईयर, क्योंकि अगर मेरा शेयर 100 रुपये में है, सिंपल सी बात है, अगर मेरा शेयर 100 रुपये में है, साल के बाद कंपनी ने अर्निंग पर शेयर मेरे लिए कमाया 50 रुपया, वो 1 साल के बाद मेरे शेयर का वैल्यू है 150 रुपया, क्योंकि साल में 50 कमाया मेरे शेयर पे, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर शेयर का वैल्यू था 100 रुपया, साल भर कमाने डिसीजन के बाद हमें ये फैसला हो गया कि आपके शेयर ने कमाया है 50 रुपया। मान लो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो मेरा शेयर का जो वैल्यू है दैट इज़ 150, ठीक। लेकिन अगर कंपनी आप चाहती हैं कि आपको 6 रुपया देंगे, वापस देंगे 6 रुपया, तो 6 रुपया तो मैंने ले लिया, लेकिन अब मेरा जो मार्केट प्राइस द शेयर है दैट इज़ 144, क्योंकि 6 रुपया इसमें लिया है। अब अगर कंपनी चाहती है कि और शेयर्स को रेज करे तो उन्हें नेक्स्ट शेयर भेजना है 144, क्योंकि अगर मैंने 100 में ख़रीदा है लेकिन 1 साल का टाइम वक्फा गुजरा है, हमारा शेयर का वैल्यू था 150 रुपये, उस 150 में से मैंने 6 रुपये ले ली, तो इसका माना यह हो गया नेक्स्ट शेयर भेजेंगे हम 144। अब इसमें हम थर्ड पॉइंट इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए मैंने कैसे लिखा है, दिस इज़ प्राइस एट द बिगिनिंग दैट वाज 100 रुपीज़, कैपिटलाइजेशन 10, हमने पहले डिविडेंड कुछ नहीं दिया, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, तो हमारे शेयर का वैल्यू आ गया 110। फिर हम कहते हैं अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, हमें 6 रुपया देना है,
तो 6 रुपीज़ का माना हो गया, पहले हमारे शेयर का वैल्यू था 110 अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। चूंकि कंपनी ने 6 रुपया दे दिया तो 104 आ गया, सीधी सी बात है। अगर 104 आ गया तो हमने 6 रुपया दे दिया, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें 20 लाख रुपए चाहिए। उसमें से हमारी अर्निंग कितनी थी, 10 लाख रुपीज़। 10 लाख में से हमने पर शेयर पे डिविडेंड दे दिया, पर शेयर पे डिविडेंड दे दिया 6 रुपया। इस जब वो कैलकुलेट करेंगे तो वो बनता है 15385 शेयर, यानी इतने शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे। ठीक, अब ये कैसे साबित होगा कि नहीं इफ़ेक्ट हुआ है? अभी हम करेंगे क्या, इसमें भी निकालेंगे 6 के बगैर भी और 6 के साथ भी, हमारा वैल्यू एंड में सेम आएगा। वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे इस क्वेश्चन के एंड में। क्लियर?